नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 10 क्वेश्चन जो संबंधित होगा आपका साइंस पैडागोजी से। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 8 की एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में नीचे दिए गए क्रियाकलाप का निर्देशन दिया। तो देखते हैं क्या निर्देशन है। तो शिक्षिका ने एक चम्मच में थोड़ा सा सल्फर लेकर उसे जलाया। सल्फर जब हम उसे जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमारे पास बनेगा SO2। आगे पढ़ते हैं। उन्होंने फिर उस चम्मच को ढक्कन वाले गिलास के भीतर रखा कि ऐसा गिलास जिसके ऊपर में ढक्कन हो, उसके भीतर SO2 को रख दिया। यह सुनिश्चित किया कि बनने वाली गैस गिलास से बाहर ना निकले। कुछ मिनट पश्चात उन्होंने गिलास में पानी डाला, यानी कि SO2 तो था ही, इसमें प्लस H2O ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका H2SO3 और ये होता है अम्ल। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होता है यदि इस गिलास में नीले और लाल लिटमस पत्र डालें। तो दो तरह के लिटमस पत्र होते हैं, एक तो नीले और दूसरे लाल। एक तो हो गया ब्लू और एक है रेड। तो क्या होता है कि जब ब्लू वाला रेड हो जाए, ब्लू वाला जब रेड हो जाए, ठीक है, तो ये होता है एसिड के कारण। जब ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाए तो ये एसिड के कारण होता है, और जब रेड लिटमस पेपर आपका ब्लू हो जाए तो ये होता है बेस के कारण। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है, इसमें जब हम लिटमस पेपर डालेंगे तो वो अम्लीय सॉल्यूशन है, जिसकी वजह से ब्लू जो लिटमस पत्र है, नीला लिटमस पत्र, वो रेड हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक में ऐसा ही होता है और बेसिक कैरेक्टर होता है। तो क्या होता है कि रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कह रहा है कि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा, तो ऐसा तो बेस में होता है। दूसरा ऑप्शन है कि दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, तो हमने यही पढ़ा कि नीला लिटमस पत्र रेड हो जाता है जब सॉल्यूशन एसिडिक हो, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये भी गलत हो जाएगा कि नीला लिटमस पत्र नीला ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऊपर दिए गए क्रियाकलाप में जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है। तो हमने देखा कि जल में घुलने के बाद जो पदार्थ बनता है वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपर्युक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया कुशलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। यानी कि बच्चे जब इस तरह के क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो उसके अंदर कौन से कौशल, कौन से स्किल डेवलप होते हैं। तो प्रेक्षण ये तो होगा क्योंकि ये सब में है। उसके बाद मापन तो नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई मापने वाली तो बात ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी साथ में गलत हो जाएगा। चरों पर नियंत्रण, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कांस्टेंट जिस पे नियंत्रण किया जाए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बच गया हमारे पास ये प्रेक्षण। उसके बाद वर्गीकरण, यानी कि हमने कैटेगराइज किया, उसके बाद हमने निष्कर्ष निकाला कि हमारे पास जो है ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक समतल सतह पर तेल और चीनी के दाने दोनों की 2-2 बूंदें रखने को कहती हैं। तो यहाँ पे हम एक समतल सतह बना लेते हैं। इस समतल सतह पे एक जगह चीनी और एक जगह तेल की बूंद को हमने रखा। उसके बाद इस सतह को थोड़ा हमने टेढ़ा कर दिया, ऐसे करके चेंज कर दिया। तो क्या होगा कि ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो तेल था ये नीचे थोड़ा कम आएगा, जबकि चीनी का जो घोल था वो ज़्यादा नीचे आ जाएगा। ऐसा होता है, आपने देखा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके, इस तेल के, ऑयल के, ये क्या होते हैं, क्लोजली होते हैं, यानी कि एक दूसरे के पास होते हैं, जिसके कारण इसके अंदर एक फोर्स काम करता है, विस्को फोर्स, जिसकी वजह से ये इसे आगे बढ़ने नहीं देता। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि इस क्रियाकलाप में शिक्षिका द्रव्य के किस गुण को विद्यार्थियों के संज्ञान में लाना चाहती हैं। तो परिमाप तो होगा नहीं, बिंदु भी नहीं होगा, विलयता भी से भी संबंध नहीं है। इसका आंसर होगा विस्कोसिटी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको समझाया गया है कि ये क्या है, विस्कोसिटी क्या होता है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा 6 के बहुत से विद्यार्थियों का विश्वास है कि पौधों की वृद्धि के लिए, यानी कि पौधे की जो वृद्धि होती है उसके लिए कच्चा माल केवल मृदा से ही प्राप्त होता है। इस विचार के खंडन में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे उपयुक्त होगी। तो पहला कह रहा है कि पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विद्यार्थियों को मनोरंजक पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराएंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में
सुनिश्चित पावर पॉइंट प्रस्तुत करके दिखाएंगे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तथा संबंध रासायनिक प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाएंगे। और लास्ट ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का परीक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। तो इसमें जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है आपकी लर्निंग बाय डूइंग की। लर्निंग बाय डूइंग से क्या होता है कि बच्चे अच्छी तरह से सीखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विज्ञान पाठ्यक्रम की, यानी विज्ञान की जो सिलेबस होती है उसकी प्रक्रियात्मक वैधता के लिए मानदंड की अपेक्षा है। यानी कि विज्ञान की जो सिलेबस है वो किस तरह रहनी चाहिए, किस मानदंड पे वो खरा उतरना चाहिए। तो अगर हम इसका ऑप्शन देखें तो लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षार्थी को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराया जाना चाहिए। आपको ये भी सही लग रहा है और ये भी लगेगा कि शिक्षार्थी को ऐसी प्रक्रिया में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती है। तो आपको ये दोनों सही लगेगा। ये बिल्कुल गलत लगेगा क्योंकि इसमें कह रहा है कि विज्ञान को एक ऐसे विशेष विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जिसकी अनूठी विशेषता है। तो ये कोई स्पेसिफिक बातें कर ही नहीं रहा। विज्ञान को मूल्यों से मुक्त सामाजिक सरोकारों से अप्रभावित विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ये तो गलत लग रहा है। तो पहला और डी ऑप्शन में देखें तो ये इससे अच्छा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, कि शिक्षार्थी को ऐसी प्रक्रिया में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में उन्हें ले जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान में व्यवहारिक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बाय डूइंग संचालित करने का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो क्या क्या हो सकता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो वे हस्तकौशल युक्त कौशलों के बारे में के विकास में सहायक होते हैं। सही बात है कि लर्निंग बाय डूइंग से बच्चों के जो हस्तकौशल हैं, स्किल है, वो डेवलप होते हैं। वे विज्ञान के विचारों की समझ बढ़ाएं, विज्ञान के विचारों की समझ बढ़ाएं। ये भी सही है कि विज्ञान की जो विचार हैं उसको समझ बढ़ाती हैं जो वो खुद से करके सीखते हैं। वे समस्या समाधान का अवसर प्रदान करें। तो समस्या समाधान की अवसर भी प्रदान होती है जब हम लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। व्यवहारिक गतिविधि संचालन के द्वारा उन्हें कुछ काम करने को दिया जाता है। वे उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायक हो। तो ये तो बाय प्रोडक्ट है। ये हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि विज्ञान में व्यवहारिक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य ये है। मेन उद्देश्य क्या है? तो हस्तकौशल युक्त कौशलों के विकास में सहायक हो, वे विज्ञान के विचारों की समझ बढ़ाएं और वे समस्या समाधान का अवसर प्रदान करें। तो इसलिए इसका सही आंसर कह रहा है कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम की एक समतल पट्टी पर कुछ छोटे टुकड़े लगभग समान दूरी पर जमाए गए हैं। पट्टी के एक सिरे को एक स्टैंड के क्लैंप्स के साथ क्लैंप किया जाता है और दूसरे सिरे को गर्म किया जाता है। यानी कि ये एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम की पट्टी, एक यहाँ पे मोम, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, समान दूरी पे रखा है और यहाँ पे क्या है? आपका मोमबत्ती है। मोमबत्ती के कारण जो है यहाँ से हीट इसे मिल रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसे भी मिलेगा, फिर इसे भी, फिर इसे और उसके बाद इसे। तो अब क्या होगा देखते हैं। ऑप्शन क्या है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि लौ से बढ़ती दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े एक के बाद एक गिरने लगेंगे। सही बात है। ये जब हीट यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी तो ये मोम के टुकड़े पहले ये गिरेगा, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये बातें सही है। पहला ऑप्शन तो सही लग रहा है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि एल्युमिनियम की पट्टी उष्णता को लौ के निकटतम सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित कर देती है। दोनों सही है बातें हैं। अब उपयुक्त कथनों में से पूछ रहा है कि इसमें कौन प्रेक्षण है और कौन निष्कर्ष है। अब बताना है कि इसमें प्रेक्षण क्या होता है। तो प्रेक्षण होता है जैसे कि इसमें लौ को बढ़ती हुई दूरी पे रख दिया और एक के बाद एक गिरने लग गए। तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं जो चीज़ें हम, वो प्रेक्षण हो गया। और निष्कर्ष जो हम निकालते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम की पट्टी क्या ऊष्मा को यहाँ से लेकर के यहाँ गया, हमने तो देखा नहीं बल्कि हमने ऐसा विचार किया, हमने ऐसी कल्पना बनाई। तो हम कह सकते हैं कि हमने अब निष्कर्ष निकाला कि हीट को यहाँ से यहाँ ले गया, जिसके कारण यहाँ पे जो मोम था पिघल के नीचे गिरने लग गया। तो इसमें क्या होगा कि हमने पहले प्रेक्षण किया और दूसरे में हमने निष्कर्ष निकाला। तो ऐसा ऑप्शन ए, सी नंबर है कि ए प्रेक्षण और बी निष्कर्ष है। तो ये बी, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 39 नंबर। एक शिक्षक कक्षा 7 के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है।
एक फ्रिज से बर्फ़ के 2 समान घनाभ लिए जाते हैं। 2 टुकड़ा बर्फ़ का ले लिया और उन्हें उनमें से एक को चूर्णित करके यानी कि उसे टुकड़ी टुकड़ी करके रख दिया और दूसरे को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। और यह देखा गया कि जो चूर्णित बर्फ़ था वो जल्दी पिघल गया है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसमें पूछा गया कि आपका क्या कारण हो सकता है। अब हम इस पे विचार करेंगे कि क्या कारण हो सकता है, लेकिन ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपको पूछा गया है कि इस तरह की जो प्रक्रियात्मक कौशल है, इस प्रश्न के द्वारा किस प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है? इस चरों पर नियंत्रण नहीं होगा, प्रेक्षण, इसमें ये भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें उसने प्रयोग किया है। और प्रयोग से भी अच्छा आपको लग रहा है परिकल्पना, कि उसने पहले एक तर्क दिया और फिर उस तर्क को, एक कल्पना उसके मन में है, उस कल्पना को फिर वो तर्क के माध्यम से या फिर प्रयोग के माध्यम से साबित कर रहा है। तो इसे हम कहेंगे ये जो है परिकल्पना प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है इस तरह के प्रश्नों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या इसके बारे में कहा गया कि यह प्रश्न परिकल्पना करने के कौशल को बढ़ावा देता है। इसमें पहले परिकल्पना की जाती है, फिर उसको सिद्ध करने का प्रयोग किया जाता है। इसमें बालकों के वैज्ञानिक शोध में वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन भी है कि कक्षा 7 का एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित क्रियाकलाप का प्रदर्शन करता है। क्या प्रदर्शन करता है? तो एक पत्ती को परख नली में लिया जाता है और उसके ऊपर स्पिरिट उड़ेला जाता है। उसके बाद परख नली को पानी आधे भरे बीकर में रख दिया जाता है। उसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक पत्ती का रंग ना उड़ जाए। उसके बाद पानी को बाहर निकाला जाता है और आयोडीन की कुछ बूंदें उस पर डाली जाती हैं। पत्ती का रंग नीला और काला हो जाता है, यानी कि नीला काला हो जाता है। इस क्रियाकलाप के बाद शिक्षक अधिगम के विभिन्न सूचकों आकलन के कुछ प्रश्न देता है। तो आइए देखते हैं क्या प्रश्न है वो। कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा विशेषण का आकलन करेगा, यानी कि इन चीज़ों में से कौन से चीज़ों का आकलन करेगा। पहला है कि क्या क्लोरोफिल को हटाए बिना यह प्रयोग किया जा सकता है? पत्ती को हानि ना पहुँचे इसके लिए क्या सावधानी बरती गई? परख नली में स्पिरिट उड़ेलते समय क्या सावधानी बरती गई? और जब पत्ती पर घोल डाला गया तो उसका रंग क्या हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कि जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तो इसका रंग क्या हुआ। इस चीज़ का आकलन करने के लिए ये बता रहा है कि आइए पढ़ते हैं। इस परीक्षण में यदि हम पत्ती को क्लोरोफिल सहित इस्तेमाल करें तो यह परीक्षण पूर्ण नहीं हो पाएगा, यानी कि वो काला और नीला जो है वो नहीं हो पाएगा। अब यह विश्लेषण किया गया कि पत्ती को क्लोरोफिल विहीन किया जाएगा, तभी पत्ती में उपस्थित भोजन आयोडीन के उड़ेलते ही नीला और काला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे है कि कौन से विश्लेषण का आकलन करने, विशेषण नहीं, माफ़ कीजिएगा। चलिए यहाँ तक आपका कितना सही हुआ वो बताइए, और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।